Good morning, students. Welcome to Manblo classes. In the live session of daily news analysis, today is 27th of December 2023, and you are watching with Naresh Sharma. We have numerous news and current affair points which are most important and relevant for your examination. You can find some relevant questions in your upcoming examinations. So let's start it. The first one is Kaleshwaram project. Recently, Telangana government plans for an on-site exposure of its Kaleshwaram project. Means Kaleshwaram जो प्रोजेक्ट है उसका ऑन साइट जो एक्सपीरियंस है उस पर अभी गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया है that we will make it operational. Let's understand that why it is in use and what are the important points about this project which can become relevant for your examination. The first one is the Telangana government is going to make it operational, and there are some on-site experiences or experiments are being conducted. The next one is that the Kaleshwaram is a lift irrigation project. It means normally a dam is built up, or in some cases dam is not built up. The water is diverted to other small canals to have irrigation in fields. But this is very different from conventional irrigation systems because it's a lift irrigation project. Because the Godavari river water and the other areas where the government want to divert the water from Godavari river, it means, for example, Godavari river have its height from the mean sea level around 300 meter. But the region where the government want to transfer the water, it's around 600 meter. So means we have to pump the water around 300 meter height. Okay, so this becomes very important, but because in Indian history, it's going to become India's largest lift irrigation project in India, and it is built on गोदावरी रिवर. इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये जो कालेश्वरम रिवर प्रोजेक्ट है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर पर इसको बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है गोदावरी रिवर. स्टेट कौन सा है? तेलंगाना. सो कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? It will be world's largest multi-stage lift irrigation project. It means not only in India, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट होने जा रहा है ये, जो कि एक मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है. मीन्स पानी को यहाँ से लाएंगे, फिर एक जगह यहाँ, फिर यहाँ से भी दोबारा फिर से ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो एक मल्टी स्टेज वाला है. और ये कहाँ बन रहा है अगर हम इसकी बात करें एक्चुअली में, तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रणहिता एंड गोदावरी रिवर्स, जहां पर प्रणहिता और गोदावरी दोनों रिवर्स मिलती है, वहां पर इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. दिस प्रोजेक्ट विल हैव लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड इरिगेशन टनल इन द वर्ल्ड. तो ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है कि हम करीब 14 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा इवन उतनी लंबी हम अंडरग्राउंड वाटर टनल बनाने जा रहे हैं, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में. वर्ल्ड में इतनी लंबी वाटर टनल्स कहीं नहीं है. The pumps would be operating at a cavern and surge pool, which also holds a record for the biggest in water. Means 2 crore liters of water. आपको ये फैक्ट लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने करोड़ का इसमें वाटर है, क्या है, बट आपको ये इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी रिवर पे है. तो देखो कौन सी रिवर पे है, ये गोदावरी पर है.
और गोदावरी और प्रणहिता जो 2 रिवर्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंस वाले स्टेट पर जो है सेंटर पे है ये। दूसरा, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल इसमें बन रही है और ये तेलंगाना स्टेट में है। इसका मेन पर्पज है इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर। मीन्स किसानों को इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा, छोटी मोटी जो रिवर में या वाटर में चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं वो भी ऑपरेट कर पाएंगे इसमें, और पावर भी इससे क्या होगी, बनेगी। ठीक है, चलिए प्रणहिता रिवर की अगर हम बात करें, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि मीन्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि प्रणहिता की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा ये साउथ इंडिया के रिवर्स हैं। Sometimes you may be asked the question that these rivers are from Assam, Bengal, or Telangana, Tamil Nadu. So you could be easily find out that where these rivers are located. So these rivers are located in South India, not in North India. So don't be confused that Venganga or Penganga are the tributaries of Ganga. तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वेनगंगा और पेनगंगा ऐसा तो नहीं है गंगा की कोई ट्रिब्यूटरीज हो या नॉर्थ इंडिया में हो, बिकॉज गंगा टाइप का नाम मोस्टली हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उस रीजन में हमको देखने को मिलता है। तो इसको माइंड में रखिएगा कि इस यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। कल मनाया गया वीर बाल दिवस, ठीक है, जो बन जाता है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2022 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और हमने 2022 से स्टार्ट किया वीर बाल दिवस को सेलिब्रेट करना, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। तो वीर बाल दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अभी इसकी हम बात करें। जो हमारे गुरु गोविंद साहब थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, जो सिख गुरुओं के 10वें गुरु थे, कहलाते हैं कौन से, 10वें, और लास्ट भी इनको कहते हैं बिकॉज इनके बाद गुरु फिर जो है नहीं हुए, और फिर जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया, अंतिम जो और फाइनल गुरु मान लिया गया। तब इसमें से जो कुछ भी लोगों को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, देन गुरु ग्रंथ साहिब विल बी द अल्टीमेट गुरु फॉर सिख कम्युनिटी और सिख रिलीजन। सो गुरु ग्रंथ साहिब इज द सैक्रेड बुक ऑफ सिख रिलीजन। तो गुरु गोविंद साहब के 4 बेटे थे और उनके चारों बेटों को मुगल अत्याचारियों ने क्या कर दिया, उनका जो है कत्लेआम किया, उनका मर्डर किया। इसके पीछे की छोटी सी, देखो पहले तो डेट आप देख लीजिए, ये आने मींस इट इज एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम, और ये कब मनाया जाता है वीर बाल दिवस, तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। और ये किसको रिमेम्बर कर किया जाता है, इसमें जो साहिबजादे थे, एक्चुअली गुरु गोविंद साहब के 4 बेटे थे और उनके 2 बेटे मींस उनके जो 2 बेटे थे उनमें से 4 में से वो मुगलों के साथ में युद्ध करते हुए मार्टरडम को प्राप्त हुए, उनको शहीद का जो है मींस शहीद हो गए उनका जो बच्चे थे। लेकिन इनके जो 2 बेटे थे, इनका एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम था साहिबजादे फतेह सिंह। तो 2 बच्चे थे इनके, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब आप सोचिए कि इनकी एज उस समय लगभग कितनी हुआ करती थी, जो है 8-10 साल के बीच की इनकी उम्र हुआ करती थी उस समय पर। और जो औरंगजेब का उस समय गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था मिर्जा अस्करी, कई बार इसको हम वजीर खान के नाम से भी जानते हैं, इसने ऑर्डर दिया और इन दोनों बच्चों को कहां बुलवा लिया गया, अपने यहां बुलवा लिया गया और इन दोनों ही बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। ठीक है, दे वर बिक्ड अलाइव। 11 दिसंबर को उनको क्या किया गया, दीवार में चुनवाना स्टार्ट किया। आप सोचिए कि इन बच्चों की उम्र कितनी 8 से 10 साल की रही होगी। अब इन पर प्रेशर किस बात का था कि आप इस्लाम कबूल करो, और इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा या तो इस्लाम कबूल कर लो, अदरवाइज आपको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाएगा। तो आप देखिए बच्चों की इच्छा शक्ति, उनकी बहादुरी देखिए कि वो कितने बहादुर हुआ करते थे। उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हमें मरना मंजूर है लेकिन तलवार के दम पर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको एक
मैसेज मिलता है कि जो बच्चे हैं आजकल, मीन्स कई बार हम देखते हैं कि किसी बच्चे को एक छोटी सी टॉफी भी दे दी जाती है कई बार, तो बच्चा उस टॉफी से ही बात मानने लग जाता है ना। कई बार जो है माता पिता या स्कूल में एक चॉकलेट दे देते हैं बच्चे को, बेटा ये वाला काम करके दिखाओ तो आपको चॉकलेट मिलेगी या चॉकलेट दे दी जाती है। तो बच्चे एक उस चॉकलेट के बहकावे तक में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो थे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह, इनको लालच भी दिया गया और इनको भय भी दिखाया गया, ठीक है। और दोनों ही इनको दिखाए गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी गर्दन नहीं झुकाई। तो हमारी जो इंडियन जो यूथ है, दे शुड लर्न दैट व्हाट इज द पावर ऑफ डिटरमिनेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ करेज, है ना। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जो भी काम आप अपना ठान लें करने के लिए, कि आपको क्लैट को क्वालिफाई करना है, आपको या कोई और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपके मन के अंदर सबसे पहले होना चाहिए डिटरमिनेंस, कि आपके पास में एक विल पावर हो, डिजायर हो कि ये हमें करके दिखाना है, किसी भी हालत में करके दिखाना है, तो आप बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट्स कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो इनके पिता थे, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं और कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी, और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो है आस्क किए जा चुके हैं इन वेरियस एग्जामिनेशंस। अगर हम गुरु गोविंद साहब की बात करें तो ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग टर्बन। तो आज हम सिखों के सर पर जो टर्बन देखते हैं, जिसको हम पगड़ी कहते हैं या पग कहते हैं, वो स्टार्ट की थी गुरु गोविंद सिंह साहब ने, और उन्होंने ही पंच ककार स्टार्ट किए। पंच ककार, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये हिंदी का वर्ड है। कहीं आप सोचे कि नहीं पंच ककार को आप जो है इंग्लिश में बताइए, पंच ककार ये जो है सिख धर्म का वर्ड है। तो पंच ककार का मतलब है जो इनके 5K थे, 5 मतलब 5 प्रिंसिपल्स हम इनके कह सकते हैं। और 5K क्या थे इनके? केश, जो आज हम सिखों के सर पर बाल देखते हैं लंबे लंबे, वो, और उसमें पगड़ी लगा लेते हैं। कंगा, हमेशा कंगा अपने पास में रखते हैं। कड़ा, हाथ में कड़ा पहनते हैं। कृपाण, जो एक चाकू जैसा होता है, कृपाण वो भी रखते हैं। और एक होता है कच्छा, मीन्स एक स्पेशल टाइप का अंडरवियर टाइप का होता है। ये 5 जो है सिखों के क्या है? ककार, इनको पंच ककार कहा जाता है। तो समटाइम यू मे फाइंड क्वेश्चन, और इन दैट क्वेश्चन यू मे बी आस्क्ड दैट द पंच ककार इज रिलेटेड टू which religion? तो पंच ककार is related to Sikh religion. Okay, the commemoration of Veerwal Divas was announced by Prime Minister Modi on 9th of January 2022. तो 22 में ही इस दिन को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद से वी आर सेलिब्रेटिंग द वीरवाल दिवस। सो गाइस, keep it in mind that you should have some determination to achieve your goals, and we can learn from these Sahibzades who got martyrdom, but they didn't bow down before the cruel powers. Next one is MedTech Mitra. ये एक पोर्टल है which has been recently launched by the Union Ministry of Health and Family Welfare. So क्वेश्चन अगर आता है कि MedTech मित्रा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, कि क्या है ये एक्चुअल में, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? कि मैडटेक इंप्लाइज ए प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जो सपोर्ट करेगा और नर्चर करेगा किसको? द मेडिकल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स इन इंडिया। मीन्स जो भी इनोवेटर्स हैं, मेडिकल फील्ड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो एमएसएमईज हो, लार्ज स्केल हो, स्मॉल हो, उनकी इनोवेशन में ये क्या करने वाला है? इट्स गोइंग टू सपोर्ट देयर एफर्ट्स, इट्स गोइंग टू नर्चर देयर एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स गाइडेंस, ये क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा? इट विल प्रोवाइड गाइडेंस, रिसोर्सेज, assistance in shaping research and obtaining regulatory approvals. Means जब एक पोर्टल होगा प्रॉपर, तो जिन लोगों को भी कहीं किसी सेंस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई अप्रूवल चाहिए, है ना, वहां से कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है नई इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, नए स्टार्टअप के लिए, तो दे कैन विजिट दिस वेबसाइट, दिस पोर्टल,
and they will find various kind of information which will be relevant and will be helping for those industrialists or the startup entrepreneurs. So, next one is it is a collaborative अलायंस है बिटवीन इसमें कौन कौन कोलेबोरेशन में काम करें नीति आयोग करेगा आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड सीडीएसओ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड जो है कॉर्पोरेशन ठीक है काउंसिल आई थिंक ये काउंसिल है ये भी इसमें क्या करने वाला है काम करने वाला है तो ये सब मिलकर के करेंगे और ये कब तक इनका टारगेट है कि जो हमारा विकसित भारत का जो टारगेट है हम चाहते हैं कि 2047 तक इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए और उसमें भी जो हमारा इंडिजिनियस जो इनोवेशन है वो हमको क्या बना दे सेल्फ रिलायंट बनाए ऐसे हमारे क्या है इसमें टारगेट्स और इसमें बहुत सारी क्या किया जाएगा बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट में मेडिकल ड्रग्स के पार्क्स बनाए जाएंगे जैसे आपने सुना होगा अबाउट आईटी पार्क्स है ना तो वैसे ही मेडिकल पार्क्स भी बनाए जाएंगे जहां पर मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज हैं कंपनीज हैं दे विल कोलैबोरेट एंड स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम दैट पार्क नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव ये रिसेंटली अभी फिनिश हुआ है कंप्लीट हुआ है तो उसके बारे में जान लेते हैं It was launched or inaugurated by India's Vice President of India, that is Jagdeep Dhankar. इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया क्या है ये इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव कहां पर हुआ है ये ब्रह्म सरोवर ये कहां है कुरुक्षेत्र में वेयर इज कुरुक्षेत्र इट्स इन हरियाणा ठीक है तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वहां पर एक जगह है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में हम भी गए वहां पे तो वहां पर इसको क्या किया गया है इनॉग्रेट किया गया है इसकी थीम क्या रही है इस बार इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी ये इसकी थीम रही है इस बार लर्न करके रखना इसको इट मे बी आस्क्ड असम इज द मेन स्टेट पार्टनर इन दिस प्रोग्राम इस बार मींस एवरी टाइम every year there is one state which becomes main state partner of the program so this time Assam is the main state partner of Gita Mahotsav the Gita Mahotsav was first of all started in year 1989 and it was declared as national festival in 2002 और इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला कब 2016 में ओके अगर हम बात करें तो पहली बार in the year 2019 this festival was celebrated outside the country means India से पहली बाहर फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था कहां पर मॉरिशस एंड लंदन में और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल गीता पार्क पहला इंटरनेशनल गीता पार्क बनाया गया है और ये कहां बनाया गया है ब्रैम्पटन में कनाडा में ठीक है ये लर्न रखिएगा कि बिकॉज इंडिया के कल्चर से आखिर इंडिया के लिए तो एक ये प्राउड की बात है ना कि जो है वी कैन प्राउड दैट हमारा कोई कल्चर से हमारी कोई चीज जो है इंटरनेशनल लेवल पर अगर अचीवमेंट ले रही है सिग्निफिकेंस है उसका इंटरनेशनल सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन इंडिया एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी अपीयर्ड इन एनी एग्जाम तो कनाडा में हमारा पहला इंटरनेशनल गीता पार्क बना हुआ है और इफ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट भगवत गीता तो ये 800 केजी की भगवत गीता एस्टैब्लिश जो है स्थापित की गई है कहां पर जो है हाँ इसको बनाया गया था मिलान इटली में और जिसको इस्कॉन टेम्पल कहा कुरुक्षेत्र में इसको एस्टैब्लिश किया गया है स्थापित किया गया है नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक नई न्यूज की तरफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोर्ट एक नए किले फोर्ट किले को बोलते हैं जैसे हमारा है रेड फोर्ट तो ऐसा ही एक फोर्ट मिला है हमको कहां पर साइबेरिया में जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी टीम उन्होंने इसको सर्च किया है तो पता चला कि ये तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन फोर्ट जिसको अभी हम जानते हैं बाकी ऐसा भी हो सकता है दैट देयर मे बी सम मोर फोर्ट्स बट व्हिच आर अननोन टू स्टिल फॉर ह्यूमन बीइंग्स तो अभी तक जो जिसे हम जानते हैं वो है ये फोर्ट इज द फोर्टिफाइड सेटलमेंट नेम्ड अमन्या ध्यान रखिएगा कि अमन्या रिसेंटली
न्यूज पे ये क्या है, तो ये वर्ल्ड का एक ओल्डेस्ट फोर्ट है। कहाँ पर है? अमन्या रिवर है, जो कि कहाँ पर है? वेस्टर्न साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है और यहीं पर पोलर बियर भी रहते हैं। ठीक है, इसी रीजन में और आगे बढ़ जाते हैं तो इग्लू नाम के मकान मिलते हैं, हाउसेस मिलते हैं जिसमें लोग रहते हैं, तो उनको इग्लू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसकी रेडियो कार्बन से जब इन्होंने डेटिंग की तो पता चला कि 8000 साल से भी पुराने हैं, मींस दीज आर ओल्डर देन 8000 इयर्स। तो अब इससे क्या हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखो, अभी जो वर्ल्ड लेवल पर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अभी तक ह्यूमंस को ये लगता था कि जो सबसे पुराने ओल्डेस्ट जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो 8000 से कम क्या रहे होंगे, उससे ज्यादा के नहीं रहे। मीन्स 45 सेटलमेंट्स, मीन्स कि लोगों में उस समय भी फोर्ट बनाने की क्या थी, एक सेंस था कि हम अपने चारों ओर एक फोर्ट बनाएंगे और उसके अंदर रहेंगे, अपने आप को अटैक्स वगैरह उन सबसे बचाने के लिए। तो यहाँ से जो पुराने अब तक के रिकॉर्ड थे वो सब जो है ध्वस्त हो गए। और वो अब क्या कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, क्या जो सेटलमेंट्स है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये तो और भी बहुत पुराने पुराने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरी हिस्ट्री को ही इन्होंने क्या कर दिया, अब तक की हिस्ट्री में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न लेकर के आ गए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज क्या है कि PDWS, ठीक है, इसका नाम है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अभी न्यूज में नहीं है बिकॉज इन्होंने अपने आसपास के 1 किलोमीटर, जैसे ये पोंग डैम है, सेंचुरी है, तो इसके अराउंड में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 किलोमीटर, इतनी रेंज में इसको घोषित मीन्स जो है अनाउंस कर दिया कि ये अब एक इको सेंसिटिव जोन होगा। क्या होता है इको सेंसिटिव जोन? इसको पहले जान लेते हैं कि ये जो है, देखो कौन इसको जो है अनाउंस करता है, तो इट इज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 1 किलोमीटर का एरिया इन्होंने क्या किया है, इको सेंसिटिव जोन बताया है। क्या होगा भी, इको सेंसिटिव जोन वो होते हैं वेयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। मींस अगर ये पोंग डैम सेंचुरी है तो इसके आजू मींस इसके अराउंड में देयर विल बी नो कॉमर्शियल एक्टिविटी बिकॉज दिस रीजन बिकम इकोलॉजिकली सेंसिटिव। ये सेंसिटिव हो गया, इट मींस इट इज सेंसिटिव फॉर द बायोडाइवर्सिटी or animals or birds or plants or any such kind of living organisms which can got harmed by such commercial activities. So these areas when become ecologically sensitive, then the government does not allow any commercial activity in such zone. So let's understand that where is Pong Dam Wildlife Sanctuary. It is in Kangla district of हिमाचल प्रदेश। अब देखो नाम से तो आपको ऐसा लग रहा होगा, पोंग नाम है तो हो सकता है कहीं अरुणाचल में हो या साउथ इंडिया में हो, है, बट इट्स नॉट इन दोज रीजन्स बट इन हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम जो लेक है, इसको एक नाम और है इसका, महाराणा प्रताप सागर। तो डोंट बी कंफ्यूज कि महाराणा प्रताप सागर एक आपको राजस्थान में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये महाराणा प्रताप जो सागर है, ये पोंग डैम की बात हो रही है, वो भी कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पर है? तो यह है ब्यास रिवर पर। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड दैट पोंग डैम इज ऑन विच रिवर, तो इट्स ऑन ब्यास रिवर। और अगर हम बात करें इसको, और हम क्या कहते हैं, पोंग रिजर्वायर भी कहते हैं और पोंग डैम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए कि अभी एक तो ये न्यूज में रहा है, मीन्स इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये बहुत पहले से ही रामसर साइट्स में इसको क्या किया जाता है, पहले ही इंक्लूड किया जा चुका है। ठीक है, रामसर साइट्स वो होती हैं जिनको इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में जब इनको इंक्लूड कर लिया जाता है तो दे गेट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जो पोंग डैम है ऑलरेडी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का क्या है, रिजर्वायर है। सो कीप इट इन माइंड दैट it has been built on Byas River and it's also a Ramsar site. You can find a question where you may be asked which one of the following is not Ramsar site. ठीक है, तो अगर वहां पर ये पोंग डैम का ऑप्शन आता है तो पोंग डैम कैसी है, ये एक रामसर साइट है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आरबीआई ने एक न्यूज जो है दी और क्या किया कि सीओएफटी को क्या कर दिया इन्होंने, इनेबल कर दिया। सीओएफटी क्या होता है कि एक टोकनाइजेशन है कार्ड के रिगार्डिंग में। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे आपके पास में ये कोई एक आपका एटीएम कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, अब इस पर बहुत सारी डिजिट्स लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं। मीन्स these digits or numbers are the identity of that particular credit or debit card. When you swipe this card or when you buy something by using this card, you uh, give some information regarding this card. आप इस कार्ड से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को मीन्स उस कंपनी को या उस स्वैप मशीन वाले को दे देते हैं। अब होता क्या है कि वो इस डेटा को, आपके डेटा की जो नॉर्मल डिटेल्स होती है, वो डेटा मार्केट में सेल होता है। ठीक है, वो मार्केट में सेल होता है। तो कई बार आप पाएंगे कि आपके पास में कॉल आती रहती है कि आप इस कंपनी का जो है क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप इस कंपनी में बैंक में इस आपका बैंक अकाउंट है ना। तो आप कई बार सोचते होंगे कि यार ये डेटा कहाँ से इनके पास में पहुंच जाता है। तो इस तरह से डेटा क्या होता है, सेल होता है। फिर वहां से क्या स्टार्ट होते हैं, एक तो जो है फ्रॉड कॉल स्टार्ट होती है और लोगों के साथ में कई बार मेनी टाइम्स क्या हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। तो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने एक सेटअप स्टार्ट किया, एक मैकेनिज्म दैट यदि आपका ये कार्ड है, ठीक है, तो आपके कार्ड में मान लीजिए 16 डिजिट्स है आपकी आइडेंटिटी के, उस कार्ड की आइडेंटिटी के। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास से यहां से वो 16 डिजिट नहीं जाएंगी, बल्कि क्या जाएगा, इसका कोई एक कॉमन एक कोड, मान लीजिए 6 नंबर का 7 नंबर का एक अलग ही कोड उसको जाएगा। तो जब ये व्यक्ति यहाँ पर स्वैप मशीन में कोड जो है डिटेक्ट होगा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन जाएगी, ये वाली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो बाकी हम इसको और डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज। ये जो एस्ट्रोसैट है इंडिया का एक अपने आप में क्या है, इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और इसने अभी क्या है कुछ जो रेज हैं उनको डिटेक्ट किया है, तो इसीलिए ये अभी किसमें है, न्यूज में। बाकी इसके एडवांस जो और डिटेल्स है उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस अभी और क्या हुआ है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो है हमने बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया है 25 दिसंबर को। ठीक है, इसी दिन को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो है बर्थडे के रूप में। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, कई बार आए। नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंगू जो मलेरिया जो डेंगू अभी एक डिजीज है, जो वायरस है, उसको अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उस पर एक कुछ रिपोर्ट जो है पेज जो है सबमिट की है, उसको हम जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे यहाँ का मेन पॉइंट आपके लिए बनता है कि डेंगू जो वायरस है किससे जो है ट्रांसमिट होता है। तो ये इनफैक्ट जो है इन्फेक्शन इसका जो होता है मॉस्किटोज के थ्रू होता है और द नेम ऑफ दिस मॉस्किटो इज Aedes aegypti. So keep it in mind that dengue is infected by these mosquitoes. जो अभी रेड सी काफी न्यूज में है, रेड सी और सुएज कैनाल वाला रीजन, बिकॉज yesterday we discussed that Houthi rebels और Houthi terrorists have attacked some points in that region. यहाँ से क्वेश्चन है कि हमारे इस ये जो रेड सी है, यहाँ से लगभग कितना जो है वर्ल्ड का ट्रेड होता है, तो लगभग 12% ट्रेड कहाँ से होता है, इस सुएज कैनाल और रेड सी वाले रूट से कंडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म डज पैंटोआ टाइगोरी बिलोंग टू, मेकिंग रीसेंट हेडलाइंस। ये अभी किस में रहा है, न्यूज में रहा है, डिटेल में हम बताएंगे कि क्या है कैसे है। तो ये एक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड द भूमि राशि पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूमि राशि पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है, तो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट important news is which state is state partner for the international Gita seminar and Gita Mahotsav। यहाँ देखो कौन से पार्टनर की बात हो रही है, प्राइमरी स्टेट पार्टनर मींस एक्चुअल में this is the state which is organizing this event।
So यहाँ पर primary partner की when we are talking, then it means the organizer state. So the Gita Mahotsav is being organized in Haryana. It has been organized in Haryana. You know that जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो हरियाणा के ही रीजन में हुआ था. दैट इज कुरुक्षेत्र, जिसको हम कहते हैं ना महाभारत का युद्ध, है ना. महाभारत का वार इसी कुरुक्षेत्र वाले रीजन में हुआ. दैट्स व्हाई हरियाणा is the organizing state. Which university secured the मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, कौन से जो है स्टेट यूनिवर्सिटी ने इसको अभी क्या किया है, विन किया है? तो यूनिवर्सिटी है ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी ट्रॉफी होती है, किस स्पोर्ट की होती है, क्या है, वगैरह वगैरह. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कवर्ड multiple news and current affairs, and we also provided you the basic questions which are relevant for your examination and some possible points that how questions are made in examination and what the examiner can expect from you while you are reading some news or going through a newspaper. Then you should be very careful that while you are reading a newspaper, you should have a curiosity of mind. Okay, you should have some points in your mind that what extra efforts we should do. So keep it in mind, and we will meet again tomorrow. तब तक के लिए bye bye. Thank you.